Hello everybody. As you know that we are running 50 days 50 marks series for ABM component of CAB exam on our YouTube channel. This video is the part of that series only, and today is the day 4 of this particular series. Objective as you know कि आप 50 plus marks score कर पाएं इस series को use करके, and my advice as always would be try to solve MCQs and exam relevant questions after this particular lecture. So let's get started. As you know that we have come up with the CAB 2024 master course for your all the four compulsory subjects of CAB, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL. यहाँ पे आपको 20 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस विल बी देयर, 150 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट आपकी प्रैक्टिस जो है उसको एनहांस करने के लिए, एंड 20 फुल एंड मॉक टेस्ट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड. 75% discount right now it is running on our website for this particular course, so do check it out on the website and enroll in the course if you find the content useful. आज के टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एज यू नो कि यूनिट 3 जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ मॉड्यूल ए. फाइन, एबीएम के अंदर अगर आपने मॉड्यूल ए में किसी एक यूनिट को फोकस करना है देन इट इज़ द यूनिट नंबर 3, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. फाइन. अब लास्ट जो हमारा पार्ट था 50 डेज 50 मार्क्स की सीरीज़ का, उसके अंदर हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, एंड आई एम होपिंग कि आपने जो क्वेश्चन है उस पर बेस सॉल्व किए होंगे बिकॉज हमने फार्मूलाज देखे थे, एंड आई हैव टोल्ड यू कि आपको एमसीक्यूज जो हैं यहाँ पे इसके जो भी फार्मूलाज हमने पढ़े हैं इस पे बेस्ड आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. अगर कर लिए बहुत बढ़िया है, कीप इट अप. इफ नॉट तो आज जाके आपको करने हैं वो, दैट इज मैंडेटरी. आज हम स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को, देन वी विल मूव ऑन टू स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. फाइन. अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें क्यों पता होना चाहिए? अगेन द रीज़न रिमेन्स द सेम कि प्रीवियस ईयर साइकिल में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, और आपकी जो लास्ट साइकिल जुलाई में है, गई है अभी 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम था, फाइन, उसके अंदर आपके 2 to 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से ही आए हैं. फार्मूला बेस्ड थे क्वेश्चन, और ज़्यादा थ्योरेटिकल वैसे भी यहाँ पे स्कोप नहीं रहता है. जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में तो क्या है कि एम जी एम एच एम का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं वो, बट इन मेजर ऑफ डिस्पर्जन चांसेस आर वेरी लेस कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए. हाँ, मीन जो मीडियन एंड मोड है, मीडियन एंड मोड का ये पूछ सकते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मीडियन रेफर्स टू व्हाट, मोड रेफर्स टू व्हाट. तो वही देख लेते हैं अभी हम. सबसे पहले रिलेशनशिप जो है वो आपने स्टैब्लिश करना है मीन, मीडियन और मोड का. यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपके लास्ट टू लास्ट साइकिल में आया था. फाइन, जो प्रीवियस ईयर में हुई थी 2023 में, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मीन वाज गिवन एंड मोड वाज गिवन. फाइन, दीज टू वैल्यूज वर गिवन टू यू, मोड एंड मीन. मीडियन आपको फाइंड आउट करना था. सो दिस इज द फॉर्मूला, आप ये याद रखो, इसको नोट डाउन कर लो, दैट मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. ओके, इतना आपको याद रखना है, बिकॉज अदरवाइज क्या होएगा, अगर एग्जाम में हम फार्मूला याद करके नहीं जाएंगे तो सिंपल क्वेश्चंस भी हमसे सॉल्व नहीं होंगे, और वो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी. फाइन. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो भी फार्मूलाज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लेक्चर्स में, उनके लिए आप एक अलग ही नोटबुक या फिर एक अलग ही वन नोट या जैसे भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि सेग्रीगेट कर लो कि फार्मूलाज के लिए अलग नोट्स बने हुए हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए अलग, तो रिवीजन में थोड़ा आसान हो जाएगा. फाइन. तो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. फाइन. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दैट मीडियन, कई जगह लिखा भी होगा, दैट मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन डिवाइडेड बाय 3. तो जैसे मर्जी आप याद रखो, बस याद रखना इज इंपॉर्टेंट. फाइन. अब देखो, जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है एक पर्टिकुलर ग्राफ की, एक पर्टिकुलर बेल कर्व की, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर हमारे लिए स्टडी करना उसको इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ से ही हम डिफाइन करते हैं मीन, मीडियन और मोड का डिफरेंस. ओके, अगर तो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइन, तो आप क्या बोलेंगे कि आपके पास एक बेल कर्व जो है इट विल बी कवर्ड. अगर स्क्यूनेस आ रही है, दैट इज जो सिमेट्रिकल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा अगर नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, या फिर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, देन वी विल से कि मीन, मीडियन और मोड का जो रिलेशनशिप है इट विल वेरी. फाइन. ये याद रखना है कि सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चाहे आप मीन बोलो, मीडियन बोलो या मोड बोलो, दे ऑल आर सेम, वैल्यू उनकी सेम होने वाली है. अगर स्क्यूड डेटा होता है या फिर स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसमें क्या क्या रहेंगी वैल्यूज़, या फिर उसको हम कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं,
वो देख लेते हैं। अगर नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है, नेगेटिवली स्क्यूड कब होगा, जब टेल जो है आपकी फ्रीक्वेंसी की, ये जो टेल, इसको टेल बोलते हैं, दिस टेल, दिस इज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, फाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर, नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। और अगर जो टेल है ये राइट हैंड साइड में होती है, फाइन, दिस इज टेल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, फाइन। इतना आपको पता होना चाहिए नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, ठीक है। तो नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी के लिए आप देखेंगे कि जो तीनों के तीनों हैं, मीन, मीडियन और मोड, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने डिफाइन करे हुए हैं, उसके अंदर आपके पास मीन, देन यू विल सी कि मीडियन आ रहा है, फिर आ रहा है मोड। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोड, देन मीडियन, देन मीन, फाइन। यहाँ पे वैल्यूज बढ़ रही है ना, वेरिएबल देखो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, इट इज़ मोड, देन किसकी आ रही है, मीडियन, एंड देन मीन, फाइन। इसके लिए इस केस में जब पॉजिटिवली स्क्यूड है तो क्या हो जाएगा, इट विल रिवर्स, द ऑर्डर विल गेट रिवर्स्ड। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, मीन की, एंड देन वी हैव मीडियन, एंड देन मोड, फाइन। तो ये आपने याद रखना है, जब नेगेटिवली स्क्यूड होता है डेटा, तो आपका जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर नेगेटिव स्क्यूड है डेटा, तो आपके पास जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसके अंदर रिलेशन क्या रहता है, वो रहता है मोड विल बी द most valued entity, you can say, then you have median, and then you have mean, okay, mode, median and mean। and in case of positively skewed data, आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होएगी वो होएगी मीन की, then you will have median, and then you will have mode, okay। one point to be noted कि आपका जो मीडियन है, it always lies between the mean and mode, okay। सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो सेम ही होते हैं, बट अगर स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो मीडियन ऑलवेज लाइज इन द मिडल, इन बिटवीन, फाइन। मिडल वैल्यू हम बोलते हैं मीडियन को, ये तो आपको पता ही है ना कि इसको क्या क्या बोलते हैं। मीन इज व्हाट, मीन इज एवरेज, मीडियन इज व्हाट, इट इज द मिड पॉइंट, ओके, मिड पॉइंट। एंड मोड इज व्हाट, मोड इज द हाईएस्ट वैल्यू, जो भी आपका डेटा सेट है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली, कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है एक पर्टिकुलर डेटा सेट में, दैट इज नोन एज मोड, ओके। तो ये आपको याद रखना है मीन, मीडियन और मोड का। और जो रिलेशनशिप है ये आपने ज़रूर से लिख लेना है कहीं पे, बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया एंड चांसेस आर हाई कि आगे भी पूछा जाए। प्लस वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो ओवर होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स, बट उससे पहले क्वार्टाइल का एक कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, बिकॉज इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, लास्ट साइकिल में जुलाई में क्वेश्चन आया एक, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो इसका, फाइन। इस बारी जो क्वेश्चन आया था इट वाज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिखने में बहुत ईजी लग रहा था, बट उन्होंने पूछा कुछ और था। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, चाहे वो न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड आते हैं, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है उसका, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ हर वीडियो में। चलो, अ क्वार्टाइल रिप्रेजेंट्स द डिवीजन ऑफ डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो क्वार्टाइल, एज यू नो द वर्ड सजेस्ट क्वार्टाइल, तो क्वार्ट की बात हो रही है, क्वार्टर की बात हो रही है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होएगा डेटा, फाइन। हमें नहीं पता कौन सा डेटा, बट ये आपने याद रखना है कि डेटा जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसको देख के तो हमें यही लग रहा है। परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स आर इंटर रिलेटेड, दिस वी कैन से, बिकॉज देखो परसेंटाइल में क्या होता है, एक बेंचमार्क आप सेट कर देते हो कि दिस बेंचमार्क रेफर्स टू 100 परसेंटाइल, ओके। क्वार्टाइल में क्या होगा, क्वार्टाइल में होगा कि दिस बेंचमार्क विल बी व्हाट, योर 25%, फाइन। 25%, 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज 25%, 25%, 25% एंड 25%, फाइन। तो इस अगर आप इक्वेशन या फिर इस रिलेशनशिप को देखो, सो यू कैन से दैट दीज टू आर इंटर रिलेटेड, परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल, फाइन। और यू कैन से क्वार्टाइल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ परसेंटाइल ऑल्सो, अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखो। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जब भी इसको डिवाइड कर रहे हो एक पर्टिकुलर डेटा को, लेट्स से ये एक बेल कर्व है जो आपने फॉर्म किया यूजिंग द मीडियन, ओके, मीडियन को यूज करा आपने, बेल कर्व बना दिया यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करके। अब इसको आपने डिवाइड तो 4 पार्ट्स में किया है, 25% ईच, बट जो आप बोलेंगे कि यहाँ पे कितने क्वार्टाइल हैं, सो क्वार्टाइल्स आर 3 ओनली, फाइन। 3 क्वार्टाइल्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फाइन। ये आपने याद रखना है। क्यों होता है ये 3 क्वार्टाइल कैसे हुए, देखो 25 परसेंटाइल
is one quartile, then next 25 percentile is the another quartile. After that another quartile will give you what, 75 percentile. ये जो है दिस इज द 100th परसेंटाइल, बट यहाँ पे क्वार्टाइल कोई नहीं आ रहा है. फाइन. तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है डेटा को, इट इज व्हाट, 4 पार्ट्स. एंड कितने क्वार्टाइल हैं, देर आर 3 क्वार्टाइल्स ओनली. फाइन. रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे आप, एक पर्टिकुलर इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, Q3 माइनस Q1. ये आपने याद रखना है. अगर आपसे ये वाली रेंज पूछी जाती तो आप क्या करते, you would have done what, Q2 minus Q1. फाइन. तो इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हाँ ये याद रखना. थोड़ा ट्रिकी हो जाता है एग्जाम में बैठे हैं अगर हम, तो और तो कुछ नहीं. कि 3 क्वार्टर्स हैं, 3 आपके जो क्वार्टाइल्स हैं वो हैं, एंड 4 पार्ट्स हैं. क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर यूज टू डिवाइड डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. हाउ मेनी क्वार्टाइल्स, अब क्वार्टाइल्स पूछा है, क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, 3. एंड आपके जो पार्ट्स कितने होते हैं, दे आर 4 पार्ट्स. सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी. डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, कैप जुलाई 2024 का. फाइन. अगर हम सिर्फ क्वार्टाइल के जो मीनिंग है उसको ही माइंड में रखें तो हम क्या मार्क करके आते, ऑप्शन सी. तो ये हो जाता रॉन्ग. फाइन. 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है 4 इक्वल पार्ट्स में. क्वार्टाइल्स थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा और ब्रॉडन अप करते हैं अपना होराइजन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए. क्वार्टाइल रिप्रेजेंट्स द डिवीजन ऑफ डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. फाइन. 4 पार्ट्स हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ बिकॉज कंफ्यूजिंग है थोड़ा. फर्स्ट सेकंड इंटरवल आर बेस्ड ऑन द डेटा वैल्यूज एंड थर्ड देयर रिलेशनशिप टू द टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. वही फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल का ही रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं. 100th परसेंटाइल में तो फिर वो 100 ही हो गया ना, उसको तो क्या ही स्टडी करोगे. कंपैरिजन के लिए आपको एक बेंचमार्क चाहिए, वो यहाँ से प्रोवाइडेड है परसेंटाइल से. इसको बेंचमार्क यूज करके वी स्टडी ऑल द 3 क्वार्टाइल्स. By dividing the distribution into 4 groups, the quartile calculates range of values above and below the mean. Fine. अब यहाँ पे mean है, बट हमने जो ये देखा था यहाँ पे मीडियन था. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कोई भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम. अ क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इनटू 3 पॉइंट्स, लोअर क्वार्टाइल Q1, मीडियन Q2, upper quartile Q3 to create the 4 data set grouping. Okay. The interquartile range is the measure of variability around the median, which is calculated using the quartiles and are denoted by Q1, Q2 and Q3. Fine. तो जब भी आपको क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए वो है कि 3 क्वार्टाइल्स होंगे. फाइन. 3 क्वार्टाइल्स विल बी देयर एंड 4 पार्ट्स में आपका जो डेटा है वो डिवाइडेड रहेगा. सेकंड कॉन्सेप्ट वो मीडियन का, कि मीडियन जो है इसके अराउंड ही वी विल स्टडी कि आपका जो क्वार्टाइल या इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है. ओके. तो 2 चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है. अब आज का टॉपिक जो है दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन, वो देखते हैं. बट उससे पहले डिस्पर्जन क्या होता है हमें पता होना चाहिए ना. डिस्पर्जन क्या है? सो द प्रोसेस बाय विच डेटा आर स्कैटर्ड, स्ट्रेच्ड और स्प्रेड आउट अमंग अ वैरायटी ऑफ कैटेगरीज इज रेफर टू एज डिस्पर्जन. अब देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो था उसके अंदर आप ये देखोगे कि सेंट्रल की बात हो रही थी, सेंट्रल. फाइन. तो जो भी आप बेंचमार्क रख रहे हो उसमें आपका जो डेटा है उसकी क्या टेंडेंसी है कि वो मीन, मीडियन या मोड को अप्रोच कर रहा है, आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, ये हम बात करते थे. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डेटा लेट्स से x1, x2, x3 सो ऑन टिल xn, ये डेटा सेट जो है, ये पर्टिकुलर डेटा सेट एक आपके डेटा के अंदर, एक पर्टिकुलर डेटा सेट है ये वाला. फाइन. ये कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है. फाइन. डिस्पर्स्ड है या स्कैटर्ड है. फाइन. तो स्कैटर्ड डेटा या डिस्पर्स्ड डेटा कितना है, दिस वी विल come to know using these measures of dispersion. Fine. तो measure of dispersion establish the degree of variability or spread out or scatter of the individual item and their deviation from or the difference with the averages or central tendency. Okay. हमेशा आपने याद रखना है कि जो central tendency है और जो dispersion है इन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है विच इज दिस वन. फाइन. ये मैंने इसीलिए यहाँ पे एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे हमेशा एक कॉमन पॉइंट होता है विच विल बी व्हाट, इट विल बी ईदर मीन,
मीडियन और मोड, बिकॉज इन तीनों के अराउंड ही वी स्टडी कि आपका सेंट्रल टेंडेंसी कितना है और डिस्पर्जन कितना है। फाइन, स्पेसिफिकली जब आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखते हैं तो उसके अंदर आप चेकआउट करते हैं कि मीन, मीडियन और मोड के अराउंड कितना डिस्पर्ज हो रहा है, कितना स्प्रेड आउट है डेटा, कितना स्कैटर्ड है। फाइन, एग्जाम्पल क्या है इनका मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, कैसे स्टडी करते हो आप ये जो डिस्पर्जन की हम बात कर रहे हैं? यू कैन इधर स्टडी यूजिंग द वेरिएंस, इधर द स्टैंडर्ड डेविएशन और दी रेंज। फाइन, रेंज अभी हमने देखा जो क्वार्टाइल रेंज थी, ऐसे ही आपने स्टडी करना है, इतना कोई मुश्किल फार्मूलाज नहीं है। इनिशियली थोड़े बड़े लग सकते हैं इसके डिस्पर्जन वाले फार्मूलाज, बट एज यू विल स्टडी एंड यू विल रिवाइज द फार्मूलाज प्लस डू द प्रैक्टिस, देन थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने एक चार्ट देखा था कि आपके पास 6 to 7 फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। ऐसे डिस्पर्जन में देख लेते हैं, दो मेजर्स होते हैं इसके मेजर ऑफ डिस्पर्जन के, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। अब जिनका थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उन्हें पता होगा कि रिलेटिव मेजरमेंट के लिए हम जो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। फाइन, कोफिशिएंट जो है वो यूज़ होता है रिलेटिव मेजरमेंट के लिए। फाइन, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में दो में डिवाइडेड है ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सबसे पहला रेंज इज़ द मोस्ट बेसिक, कि एक पॉइंट से लेट से Q2 से लेके Q1 तक कितना डेटा स्कैटर्ड है, दिस विल बी स्टडीड यूजिंग द रेंज। फिर आता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने दोनों साथ में पढ़ने बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, दिस इज लाइक अगेन जो आपका डिस्पर्जन है उस वो डिस्पर्जन जो है मीन के अराउंड कितना हो रहा है या फिर एक क्वार्टाइल रेंज के अराउंड कितना हो रहा है, these we will study using the absolute measures. relative measure में as I have told you कि coefficient जो है वो आता है जब भी आप relative measurement करते हैं या फिर relative study करते हैं किसी भी mathematical term की, तो coefficient of range हो जाएगा, coefficient of variation, then coefficient of mean deviation and coefficient of quartile deviation. फाइन, जो भी absolute measure दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, range दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? वेरिएंस दिख रहा है, डेविएशन दिख रहा है, देन क्वार्टाइल डेविएशन दिख रहा है। इनके आगे सिर्फ आपने कोफिशिएंट लगा देना है और आपके जो फार्मूलाज हैं वो डिराइव हो जाएंगे। ये सिंपली आपको याद करवाने के लिए है कि आपको याद रहे कि हर एक टॉपिक में, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देयर वर व्हाट 6 फार्मूलाज प्लस 1 रिलेशनशिप वाला फार्मूला जो आपका कंबाइंड एवरेज मीन का था, तो टोटल 7 फार्मूलाज थे जो आपको याद रखने थे। यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कितने होंगे? 5 फार्मूलाज तो एब्सोल्यूट मेजर्स के हो जाएंगे प्लस 4 फार्मूलाज होंगे आपके रिलेटिव मेजर्स के। फाइन, तो मिनिमम 9 फार्मूलाज आर देयर, बट थोड़ी बहुत डेरिवेशन भी होती है, थोड़ी बहुत इंटरलिंकेज होती है बाकी फार्मूलाज से, वो भी हम देखेंगे, बट मिनिमम 9 फार्मूलाज आपको याद रखने। फार्मूला देख लेते हैं एक एक करके, काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहे हैं ये फार्मूला मुझे पता है, बट अगेन दीज आर वेरी सिंपल फार्मूला। रेंज क्या होएगी? रेंज विल बी द हाइएस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, रेंज इज व्हाट, एक पर्टिकुलर बेल कर्व है, यहाँ पे आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक एक पॉइंट लगा लो आप Q0, दिस इज व्हाट Q1, तो आपकी जो रेंज होगी Q1 से लेके Q0 की, इट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ Q1 विद Q0, तो ये हो जाएगी रेंज। वेरिएंस जो है इसके अंदर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वही आपने याद रखना है, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला देखा था आपके डे 2 में, वही आपको याद रखना है। ज़्यादा इसमें इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला फार्मूला फाइन नॉर्मल ही है, इतना मुश्किल नहीं है, बट अगेन आई वुड से कि एक ही फार्मूला याद रखो, उसके साथ में ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है इसको आपने याद रखना है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का अंडर रूट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये याद रखना है आपने एंड यू आर गुड टू गो। मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला है इसके अंदर आपको सिंपली क्या देखना है कि सबसे पहले जैसे मीन डेविएशन है तो आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी डेटा सेट गिवन होगा उसमें मीन फाइंड आउट कर लेंगे, वो किससे डिनोट करेंगे हम? एक्स बार से। और जो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है हर एक डेटा पॉइंट के लिए इस मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से। फाइन, इनकी ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू और डिवाइड कर देंगे इस पूरी वैल्यू को किससे? n, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। फाइन, तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन अगेन जो रेंज है डिवाइडेड बाय 2 इज द क्वार्टाइल डेविएशन। तो इतने ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब छोड़ के चले जाओ इस कॉन्सेप्ट को। आई एम रीटरेटिंग दिस फैक्ट कि जुलाई साइकिल में आपके पास उतने क्वेश्चंस नहीं आए थे न्यूमेरिकल बेस्ड, सो यू कैन नॉट से कि नवंबर साइकिल में भी नहीं आएंगे।
फाइन, तो बी प्रिपेयर्ड, फॉर्मूला याद रखो, रिवाइज करते रहो, इस पे बेस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होएगा? इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, it is again mean deviation or you can say x bar. Coefficient of quartile deviation q3 minus q1 divided by q3 plus q1. ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज का आइडिया है कि क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम योर रेंज, क्योंकि अभी हमने देखा था जो कॉन्सेप्ट इसका क्वार्टाइल्स का, उसके अंदर हमने रेंज ही फाइंड आउट की है। बेसिक तो हमारा फंडा यही था कि रेंज फाइंड आउट करनी है अगर न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो वही था कि 3 क्वार्टाइल्स में डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स, बट रेंज ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं न्यूमेरिकल में। तो ये दोनों फार्मूलाज तो ऑलमोस्ट सेम है, बस हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट की जगह Q3 और Q1 आ जाएगा। फाइन, तो ये याद रखना है आपने फार्मूला। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आपके पास वेरिएंस गिवन होगा, देन अगेन यू कैन फाइंड इट आउट, है ना, बिकॉज इसका अगर आप अंडर रूट ले लेंगे देन यू विल से कि हमारे पास वेरिएंस आ गया। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका जुलाई साइकिल में ही पूछा है, 7 जुलाई को ही पूछा गया था, अभी तो क्या अक्टूबर चल रहा है। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन आउट टू बी 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 10। फाइन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इसमें आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, सो यू विल हैव टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन। और गिवन क्या क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज आल्सो गिवन, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जो है आपको ये पता होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय योर अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज, आंसर विल बी 80। Standard deviation is the most important and commonly used measure of dispersion. It measures the spread or variability of a distribution. A small standard deviation means high degree of consistency in the observation as well as homogeneity of the series. थोड़ा सा theoretical concept है ये standard deviation का, I would suggest you कि pause करो और इसको पढ़ो, because self explanatory तो है ही है, but हमारे थोड़े concept भी clear होने चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने marks जो है वही लेने। अगर chance है आपके पास अभी time है तो थोड़ा बहुत extra पढ़ाई में कुछ नहीं जा रहा, तो आप इसको भी ज़रूर पढ़ो। फाइन, फार्मूला ये याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। ट्राई टू सॉल्व इट, 80 विल बी द आंसर। का बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आया था। So thank you everybody, this was it for this particular lecture. If you like the series which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap JIBCIB. अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप, तो hello@edutap.co.in is the mail ID, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। We will contact you as soon as possible. Telephonically, this is the number where you can call us. Okay, keep revising, and in the next video we will study more about unit 3 and specifically about the skewness and kurtosis concepts.